ये कोई हवा चैप्टर नहीं है, ये कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है, सिर्फ डर बना हुआ है इस चैप्टर का। वैसे ये बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। उसके भी आंसर्स आपके पहले से ही बने होने चाहिए, अच्छे से आपके आंसर्स फ्रेम होने चाहिए उसके। बायोलॉजी इनकम्प्लीट है भाई, एग्जाम्पल के अलावा आपसे कोई डिफरेंस बिटवीन पूछ लिया। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वाला फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं आपके सामने साइंस के बोर्ड एग्जाम के लिए सुपर स्ट्रेटजी कि किस तरीके से आपने बोर्ड को अटेम्प्ट करना है और बिना डरे बिना घबराए आप लोगों ने इस बोर्ड के एग्जाम में फोड़ करके आना है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं साइंस 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो साइंस की सुपर ओपी टीम एक एक करके आएगी और सब सब्जेक्ट्स के बारे में आपके साथ डिस्कशन होगा। सबसे पहले हम लोग फिजिक्स पर बढ़ेंगे। मैं मानता हूं कि अभी तक आपके रोल नंबर मिल चुके होंगे, बोर्ड के एग्जाम वाली घंटियां बज रही होंगी, दिमाग, दिल और सब जगह आसपास भी, है ना। और आप लोग जोरदार तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। थोड़ी सी बातें, कुछ थोड़े से इनपुट्स, थोड़े से एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले हम लोग फिजिक्स की रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो फिजिक्स में वैसे तो 25 मार्क्स की फिजिक्स है, टोटल 80 मार्क्स का पेपर है जिसमें से 25 मार्क्स की फिजिक्स आएगी। और फिजिक्स में दो पार्ट के अंदर मैंने चैप्टर्स को डिवाइड किया है, एक न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर, दूसरा थ्योरी बेस्ड चैप्टर। न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी और लाइट, इसमें भर भर के फॉर्मूले हैं यार। तो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी पता है क्या है? सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी ये है कि आप न्यूमेरिकलों से डरो मत, आप न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। और न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है पता है? आप क्वेश्चंस में से गिवन लिखना सीखो। अगर आपको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसकी यूनिट अगर आप पकड़ पा रहे हो तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए फॉर्मूले को लगाना। शर्त यह है कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर प्रॉब्लम ज्यादा क्या है कि यहां पर फॉर्मूले बहुत ज्यादा हैं, ठीक है ना। यहां पर लगभग 15-16 फॉर्मूले हैं। अगर पावर के भी सब मिला लिया जाए और एनर्जी के भी मिला लिया जाए, सब कुछ मिला करके 15-16 फॉर्मूले बनते हैं। तो यार कुछ नहीं करना, आपने फॉर्मूला चार्ट बना लेना है। एक फॉर्मूला चार्ट बना करके सामने लगा लो अपनी स्टडी टेबल पर और उसको रोज देखते रहो। और अच्छा तो यह रहेगा कि आप जब भी फिजिक्स पढ़ने के लिए बैठो उस फॉर्मूला चार्ट के सामने बैठो। आपको न्यूमेरिकल करते हुए अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरी बात मैं और बताऊंगा न्यूमेरिकल के बारे में। लाइट पर चलते हैं। लाइट के अंदर ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, थोड़ा बहुत साइन कन्वेंशन अगर आप समझते हो और अगर आप न्यूमेरिकल ठीक से लगाना जानते हो किस तरीके से, तो फॉर्मूले लगाने मुश्किल नहीं है। फॉर्मूले इसके गिने चुने 5-6 ही हैं, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मिला करके अगर मैं बोलूं तो, है ना, 5-6 ही फॉर्मूले इसके अंदर। तो ज्यादा फॉर्मूले इसके अंदर याद करने वाले नहीं है, लेकिन आपको वो लगाने, अप्लाई करने आने चाहिए। अब मैं दूसरी बात जो न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है कि 99% बच्चों को, वो उन बच्चों को जिनको न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम आती है, उसके पीछे की वजह पता है क्या है? उसके पीछे की वजह है कि वो अप्रोच को समझ नहीं पाते। और अप्रोच को समझने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या होता है? अपने टीचर को वो न्यूमेरिकल करते हुए देखो। आपको वो तरीका कॉपी करना है, पहले कॉपी ही करना है। अप्रोच तो बाद में सीखोगे, अप्रोच तो धीरे धीरे बिल्डअप होती है। आप पहले उस तरीके को सीखो कि किस तरीके से सर ने इसको सॉल्व किया, किस तरीके से मैम ने इसको सॉल्व किया, ठीक है। एक बार वो चीज अगर आपने कॉपी कर ली तो आपको समझ में आएगा कि सर की सोच क्या है इस क्वेश्चन को क्रैक करने की, इसको तोड़ने की, ठीक है। एक बार अगर वो अप्रोच आप कैच कर पाए, उसको कॉपी कर पाए, और वो कैसे होगी? प्रैक्टिस से होगी। एक बार आप देखोगे, कॉपी करोगे, दूसरी बार देखोगे तो भी कॉपी करोगे, लेकिन तीसरी बार जब आप उसको करोगे ना, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना हाई होगा कि आप खुद से भी उस न्यूमेरिकल को कर ले जाओगे। और एक बार करने से कभी भी न्यूमेरिकल क्लियर नहीं होगा। आपको 2 से 3 बार, 4 बार भी हो सकता है आपको उस न्यूमेरिकल को करना पड़े, ठीक है ना। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतनी बार निखरता चला जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता चला जाएगा। तो ये बातें थी कुछ न्यूमेरिकल के बारे में। आई होप न्यूमेरिकल के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो अब नहीं आएंगी। अगर आपके पास एक फॉर्मूला शीट है, यानी आपको फॉर्मूले याद हैं, याद नहीं है तो आपके पास कम से कम एक्सेस तो हो उन फॉर्मूलों की। एक बात ये हो गई, सेल्फ स्टडी करते टाइम ध्यान रखना। दूसरी बात, अभी भी न्यूमेरिकल में दिक्कत आती है तो अप्रोच देखनी है, अप्रोच कॉपी करनी है, अप्रोच सीखनी है। टीचर को न्यूमेरिकल करते हुए देखना है और वो आपने कॉपी कर लेना है, और उसके बाद आप जब खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे तो इजीली वो काम हो जाएगा। हम बात करते हैं थ्योरी बेस्ड 2 चैप्टर्स के बारे में, जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट और ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड है। वैसे भी मैग्नेटिक इफेक्ट्स आधा ही आ रहा है, कंप्लीटली नहीं आ रहा, काफी सारे टॉपिक्स के अंदर से कट चुके हैं, तो ऑलरेडी ये आसान हो चुका है आपके लिए। फिर भी इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो रूल को लगाने में आती है कि कब कौन सा रूल लगाएं। मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल है, कब लगाना है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, कब लगाना है। तो इसको आपको सीखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को डीप में समझना पड़ेगा कि किसके लिए कौन सा रूल दिया गया है। और अगर आपको अब भी प्रॉब्लम आ रही है तो कॉन्सेप्ट को आपने एक बार रिविजिट करना चाहिए, कॉन्सेप्ट को एक बार शुरू से पढ़ना चाहिए। इसके अलावा बहुत छोटी छोटी से डेफिनेशंस यहां पर पूछी जा सकती हैं।
कि भाई अर्थ वार का काम क्या है, ओवरलोडिंग क्या होता है, शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में कुछ कुछ बातें, एसी डीसी के बीच में फर्क, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, आसान आसान क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। ये कोई हुआ चैप्टर नहीं है, ये कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है, सिर्फ डर बना हुआ है इस चैप्टर का, वैसे ये बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है। और ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ये एकदम लल्लू चैप्टर है, इसके साथ तो मुझे लगता नहीं आपको कोई दिक्कत होगी। इसके अंदर जो न्यूमेरिकल का पार्ट आता है डिफेक्ट्स के अंदर, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया वाला, वो लाइट से ही मिलता हुआ है ना। तो अगर आपको लाइट के न्यूमेरिकल क्लियर है, आप ह्यूमन आई वाले भी इजीली कर जाओगे। और साथ ही साथ थोड़े बहुत फिजिकल फिनोमिना जैसे रेनबो, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है, स्कैटरिंग वाला पार्ट ब्लू आ रहा है, रेड कट चुका है ना। और इसके अलावा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के ऊपर बेस क्वेश्चन, बस कुछ गिने चुने कॉन्सेप्ट्स हैं, मुट्ठी भर कॉन्सेप्ट्स हैं कलरफुल वर्ल्ड के, जो कि आप इजीली कर जाओगे। आई होप आपकी ये बोर्ड वाली जर्नी अच्छी रहेगी। कोशिश करना कि भाई सुबह जब उठो तो कुछ खा के जाना, बिना खाए मत जाना एग्जाम सेंटर के अंदर, क्योंकि पेट अगर भरा रहेगा तो दिमाग भी सही चलता रहेगा। अगर पेट गड़बड़ हुआ या पेट खाली हुआ या ज्यादा भर लिया, वो भी दिक्कत है। हल्का खाना, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ खा के निकलना ही निकलना एग्जाम देने के लिए, ठीक है। और आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी, बायो के लिए भी। तो चलता हूं और फिर किसी और मोड पर मिलता हूं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हेलो बच्चों, चलिए अब केमिस्ट्री से शुरू करते हैं। तो बेटा आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि केमिस्ट्री में हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं। कौन से हैं? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड्स बेसिस सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो सबसे पहले देखो, मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं बता रही कि इस चैप्टर का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बस यही कर जाओ, नहीं, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। बट फिर भी हर चैप्टर में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बच्चों को मुश्किल लगते हैं, या फिर बच्चे सोचते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है छोड़ दो, बट वो इंपॉर्टेंट होते हैं। या फिर कुछ छोटी छोटी चीजें जो अगर हमें पता हो तो वो हमारे पेपर को और ब्यूटीफाई कर देंगी और अच्छा कर देंगी। तो आइए हर एक चैप्टर को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा अगर हम स्टार्ट करें केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस से, चैप्टर नंबर 1 से, तो सबसे पहले तो उसमें है हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब हमारे पास 5 तरीके के केमिकल रिएक्शंस हैं: कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में लिखो, तो सिर्फ डेफिनेशन से काम नहीं बनेगा। आप लोगों को कम से कम 2 एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए हर केमिकल रिएक्शन के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स तो पता होने ही चाहिए। अगर आपको एग्जाम्पल्स पता है ना अच्छे से, और अगर आप डेफिनेशन भी भूल गए, तो आपके दिमाग में आएगा यार हाँ यार ये एग्जाम्पल था, अच्छा यहाँ तो चीजें कंबाइन हो रही है, ठीक है, बन गई डेफिनेशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, ठीक है। तो आप लोगों को डेफिनेशन के साथ साथ 2 एग्जाम्पल्स कम से कम लिखने ही लिखने हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। केमिकल इक्वेशन जब भी आप पेपर पे लिख रहे हैं तो आप लोगों को उसे बैलेंस करके लिखना है। आप लोगों को उसकी स्टेट्स लिखनी है, जहां जहां पे लिख सकते हैं, जहां जहां पे भी कुछ स्पेशल कंडीशंस है आपको एरो पे मेंशन करना है। अब देखो बेटा केमिकल इक्वेशंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार मैं उसको अलग से आगे डिस्कस करूंगी, बट इस चैप्टर में हम अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये चैप्टर हो गया, अब चलते हैं आगे एंड हमारे पास है चैप्टर नंबर 2 दैट इज एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। उसमें सबसे पहले इंडिकेटर्स के बारे में पता होना चाहिए। ये नहीं सिर्फ हाँ इंडिकेटर एसिड और बेसिस के बारे में बताते हैं, कौन सा इंडिकेटर क्या कलर चेंज देता है एसिड में, बेस में, ये सब पता होना चाहिए। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, हाइड्रोजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है उनका क्वेश्चन आ जाता है। पॉप साउंड टेस्ट, लाइम वाटर टेस्ट, इसका भी ध्यान देना है। उसके बाद डाइल्यूशन देखनी है कि एसिड को पानी में डालना है या पानी को एसिड में डालना है, ध्यान रखना इसका, ठीक है। फिर आ सकते हैं पीएच बेस्ड क्वेश्चंस के, एक पीएच मतलब 2 कंपाउंड दे दिए, इसका पीएच ये रहा, इसका पीएच ये रहा, और कुछ फलानी कोई सिचुएशन सी दे दी, कंडीशन दे दी, अब बताओ कौन सा कंपाउंड यूज करेंगे, ठीक है, उसका ध्यान रखना है। फिर पीएच इन एवरीडे लाइफ के भी बड़े सारे हमारे एवरीडे लाइफ के एग्जांपल्स हैं, तो बेटा उनका ना आंसर पहले ही बना लो। सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना आपको पहले से ही पता होने चाहिए, ताकि वहां पे ऐसे सोचो ना कि अच्छा यार इसमें ये लिख सकते हैं, इसमें ये लिख सकते हैं, टाइम वेस्ट होगा। उसके भी आंसर्स आपके पहले से ही बने होने चाहिए, अच्छे से आपके आंसर्स फ्रेम होने चाहिए उसके, ठीक है। फिर आता है बेटा इसमें एक टॉपिक दैट इज केमिकल्स फ्रॉम सॉल्ट। अब इसमें ना बच्चा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसका आंसर हम कैसे लिखें, कोई भी आपको केमिकल दे दिया, कैसे उसका आंसर फ्रेम करें।
तो ये मैं आप लोगों के लिए एक स्टैंडर्ड तरीका लेकर आई हूं। अगर आप इस तरीके से आंसर लिखेंगे तो आपका जितना भी कंटेंट है ना उसमें वो सब इंक्लूड हो जाएगा। मतलब ऑब्वियसली इट्स अप टू यू, आप कैसे आंसर लिखना चाहते हैं, कंप्लीटली अप टू यू। बट अगर आप ऐसे लिखेंगे तो अच्छा रहेगा और अच्छा रहेगा, ठीक है। पॉइंट वाइज तो वैसे ही टीचर्स को बहुत अच्छा लगता है कि पॉइंट वाइज है, एकदम अप टू द मार्क, क्या क्या आंसर लिखा है एकदम टू द पॉइंट लिखा, टीचर ने देख लिया और आपको मार्क्स मिल गए। तो सबसे पहले आप लिखिए केमिकल नेम जो भी आपको गिवन है, फिर लिखिए उसका केमिकल फॉर्मूला, फिर उसकी प्रिपरेशन लिखिए जो भी रिएक्शन है, थोड़ी बहुत अगर थ्योरी है नीचे तो वो भी लिख दो, ठीक है। एंड देन उसके यूजेस, 2 to 3 यूजेस। अगर आप ये स्टैंडर्ड तरीके से अपना आंसर लिखेंगे तो सारा कंटेंट उसमें यूज हो जाएगा, कोई भी आपका पॉइंट नहीं छूटेगा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में सबसे पहले अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जितने भी आपके एग्जांपल्स थे या फिर एक्सेप्शंस थे वो आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, कौन सा मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, आपको बताना है। विच नॉन मेटल इज लस्ट्रस, आपको लिखना होगा। तो ये आपको अच्छे से आने चाहिए। देन उसके बाद हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज है, आपको रिएक्शन कंडीशन पता होना चाहिए, इसका हॉट वाटर, इसका कोल्ड वाटर, इसकी ये रिएक्शन कंडीशन, उसकी वो कंडीशन, ऑल राइट। देन रिएक्टिविटी सीरीज तो कहने की बात ही नहीं है, चैप्टर 1 में भी आपको चाहिए ही है, तो ये तो लर्न होनी ही चाहिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस करने तो ये तो आपको लर्न होनी ही चाहिए, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स बहुत बढ़िया आपको एकदम बुक में दे रखा है, कंटेंट बहुत अच्छे से उसका आंसर फ्रेम हो जाएगा। देन मेटलर्जी में जितनी भी टर्म्स है आपकी, रोस्टिंग हो गया, कैल्सिनेशन हो गया, देन आगे जाके अगर थर्माइट रिएक्शन आता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में हमारा आता है अनोड पे क्या डिपॉजिट हो रहा है, कैथोड पे क्या डिपॉजिट हो रहा है, दैट यू शुड नो, ऑलराइट। एंड देन उसके बाद अलॉयज पता होने चाहिए, अलॉयज के एग्जांपल्स, उनकी कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है, ओके। तो ये था बेटा आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब आ जाते हैं, ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पे। सब एकदम बहुत डर के बैठते हैं इस चैप्टर से कि ओ माय गॉड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। नहीं है मुश्किल, बहुत आसान चैप्टर है। बट स्टिल इस चैप्टर में अगर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे दूं ना तो ये नाइंसाफी होगी बिल्कुल इस चैप्टर के साथ, ठीक है। सब कुछ इंपॉर्टेंट है हर एक चैप्टर में, ठीक है, ऑल राइट। फिर भी कुछ पॉइंटर्स डिस्कस कर लेते हैं, है ना, आपके दिमाग में फिर से एक बार टॉपिक्स को रिफ्रेश करवा देते हैं। आइसोमेरिज्म पता होना चाहिए। एलोट्रोप्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज, डायमंड की ये है, ग्रेफाइट की ये है, बकमिंस्टर फुलरिन की ये है, पता होनी चाहिए। नॉमेनक्लेचर तो गोज विदाउट सेइंग, एकदम दिल में बैठ जाना चाहिए नॉमेनक्लेचर अभी तक, ऑलराइट। देन केमिकल प्रॉपर्टीज में बचा जो आप लोगों के पास रिएक्शंस हैं वो रटने बिल्कुल भी नहीं है, उनका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये नहीं कि यार एज इट इज जो रिएक्टेंट बुक में गिवन है, जो प्रोडक्ट बुक में गिवन है, एरो पे जो लिखा है रट के चले गए। 1% अगर पेपर में रिएक्टेंट चेंज हो गया ना तो ये ना हो कि आप लोग प्रोडक्ट ही ना बना पाओ। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, रट के गए थे। रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देन वी हैव इथेनॉल, इथेनॉइक एसिड, वही एस्टेरिफिकेशन, सपोनिफिकेशन और जो हमारे पास रिएक्शंस हैं। एंड सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में हाइड्रोफिलिक कौन सा एंड है, हाइड्रोफोबिक कौन सा है, कैसे हमारा मिसल बनता है, ओरिएंटेशन वगैरह, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर नंबर 4। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम एक बार केमिकल इक्वेशंस पे फिर से आएंगे, और यहां मैंने लिखा है वेरी वेरी, इसके आगे और भी बहुत सारे वेरी लगा दो बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने देखा होगा कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक हर जगह केमिकल इक्वेशंस हैं। जब भी आप केमिकल इक्वेशंस लिख रहे हैं आपको उसे बैलेंस फॉर्म में लिखना है, स्टेट्स मेंशन करनी है, रिएक्शन कंडीशंस है तो आपको एरो पे मेंशन करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली केमिकल इक्वेशंस का रट्टा नहीं मारना है, आपको उनकी बैक स्टोरी पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर रट्टा मारोगे सिर्फ कुछ टाइम तक आपको याद रहेगा, फिर भूल जाओगे। और अब जैसे केमिकल इक्वेशंस आपको लर्न करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, 5 रुपए वाली कॉपी लो, जितनी भी केमिकल इक्वेशंस है चैप्टर वाइज उस पे लिख लो, और एक नियम बनाओ कि सुबह शाम हमें क्या करना है, उस कॉपी को गो थ्रू करना है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, केमिकल इक्वेशंस हमेशा लिख के प्रैक्टिस करनी है। अगर मन में करते रहोगे ना, हाँ कॉपर सल्फेट आयरन, ठीक है ठीक है ठीक है, उस टाइम पे कंफ्यूज हो जाओगे, यार कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या था। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूं कि लिख के आपको प्रैक्टिस करनी है। और जब आप सुबह शाम अगर अपनी कॉपी के पेज पलट रहे हो, पेन पेपर अवेलेबल नहीं है, तो हवा में ही प्रैक्टिस कर लो। हाँ CuSO4 + Fe हवा में ही प्रैक्टिस कर लो। बट आप लोगों को केमिकल इक्वेशंस का माय डियर स्टूडेंट्स बहुत 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 ध्यान रखना है, ठीक है। कोई भी अगर क्वेश्चन है, केमिकल इक्वेशन वहां लिखी जा सकती है, जरूर लिखो, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चा
हम आ गए हैं अपने ऑल द बेस्ट पे। ऑब्वियसली ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू यू। अच्छे से एग्जाम करना, एकदम फोकस के साथ एग्जाम करना। और बस ठीक है, फिर चलो बायो पे चलो फिर। Hi everyone, I am Samriddhi. Now let us talk about biology. अगर हम बात करें CBSE साइंस बोर्ड एग्जाम की, तो जो कि 80 मार्क्स का होने वाला है, अब उस 80 मार्क्स में 30 मार्क्स की वेटेज है हमारे बायोलॉजी की। काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो 30 मार्क्स है, ये 30 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में, वो आएंगे फ्रॉम ऑल दीज चैप्टर्स। अब आप कहोगे मैम इसमें कौन सी नई बात है, चैप्टर का नाम तो हमको पता है मैम, बस इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, हमारा काम चल जाएगा। तो बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा, बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज एनसीईआरटी में अगर कोई चीज लिखी है तो सीबीएसई उसमें से क्वेश्चन दे सकता है आपको एग्जाम में। बिकॉज सीबीएसई का मूड का हमको नहीं पता, बिकॉज ऐसा पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि लोगों को ये लगता था कि यार ये तो लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट वहां से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हम किसी भी चीज को लाइटली नहीं ले सकते। ईच एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम हमारे पास कुछ ऐसे प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स हैं कि उनको तो हम बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकते। छोड़ना तो छोड़ दो, उनको बेटा हमें मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके जाना है। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहली बात, ईच एंड एवरी टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑल दीज चैप्टर्स, बट यहाँ पे मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बताने वाली हूँ कि आपको उन टॉपिक्स को तो पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ने के साथ साथ उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज भी करना है। एंड अगर आपके पास टाइम है फॉर प्रॉपर रिवीजन, तो आप कोशिश करिए कि आप उन क्वेश्चंस को, उन डायग्राम्स को अपने हाथ से लिखकर बना के प्रैक्टिस करें, राइट। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी चैप्टर लाइफ प्रोसेस। हम सभी को पता है बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छी खासी वेटेज है इसकी हमारे बायोलॉजी में। अब लाइफ प्रोसेस चैप्टर में क्या है, हमारे पास 4 बेसिक लाइफ प्रोसेस है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो सबसे पहले तो बेटा आपको इन चारों लाइफ प्रोसेसेस में पढ़े हैं जो हमने, हमारे सिस्टम्स, उनका स्ट्रक्चर आना चाहिए, उन स्ट्रक्चर्स की वर्किंग आनी चाहिए, एज वेल एज उनके स्ट्रक्चर का डायग्राम आना चाहिए। तो बेटा चाहे वो न्यूट्रिशन हो, रेस्पिरेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर एक्सक्रीशन हो। जैसे कि न्यूट्रिशन में हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है, हमारा फ्लो चार्ट है एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन का, हार्ट का डायग्राम हो गया, डबल सर्कुलेशन का डायग्राम हो गया, हमारा नेफ्रॉन का डायग्राम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम हो गया। दीज ऑल डायग्राम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके बेस्ड पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनकी वर्किंग के क्वेश्चंस हो गए, एंजाइम्स के क्वेश्चंस हो गए, वर्किंग ऑफ हार्ट का क्वेश्चन हो गया, या फिर नेफ्रॉन में हमारा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड पे क्वेश्चंस हो गए। दे ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनको हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इनको अच्छे से पढ़ के जाना है, प्रैक्टिस करनी है। कमिंग टू द चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो हमारा चैप्टर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एनिमल एंड प्लांट। जब हम एनिमल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो वहां पे हमारे जो टॉपिक हो गए, फॉर एग्जाम्पल रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन में जो हमारी रिफ्लेक्स आर्क होती है, न्यूरॉन का डायग्राम हो गया, रिफ्लेक्स एक्शन का जो प्रॉपर प्रोसेस है वो कैसे होता है, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स एक्शन वाली जो मूवमेंट्स होती हैं इनमें क्या डिफरेंस है, ब्रेन का क्या स्ट्रक्चर है, ब्रेन का डायग्राम हमको आना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम हर ब्रेन का जो पार्ट है उसका क्या फंक्शन है वो हमको आना चाहिए। व्हेन वी टॉक अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, तो प्लांट्स के अंदर जो प्लांट मूवमेंट्स है, ट्रॉपिक मूवमेंट, नास्टिक मूवमेंट्स, उनमें क्या डिफरेंस है, प्लांट हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स का क्या रोल है प्लांट के अंदर, कौन सा हार्मोन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, एंड एनिमल हार्मोन्स का जो हमने पूरा एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा है, हर हार्मोन का नाम हमें पता होना चाहिए, वो कौन से ग्लैंड से सिक्रीट होता है हमको ये पता होना चाहिए, एंड वो हार्मोन क्या पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है हमको ये पता होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड चैप्टर है, जो कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं, इस चैप्टर से आगे भी पूछे जा सकते हैं। अब इस चैप्टर में बेटा हमें सबसे पहले ये समझना है, ये जानना है कि भाई कौन सा ऑर्गेनिज्म, कौन सा स्पेसिफिक टाइप ऑफ
रिप्रोडक्शन मेथड अडॉप्ट करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड्स हैं, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सा एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलो करता है। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्लांट्स के अंदर, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे होता है, यानी कि फ्लावर का डायग्राम हो गया, फ्लावर के पार्ट्स हो गए, उसके अलावा बेटा फॉर्मेशन ऑफ हमारा सीड हो गया, कैसे हमारा पॉलिनेशन के बाद पॉलन ग्रेन जाता है, जर्मिनेट होता है, कैसे जाइगोट एम्ब्रियो सीड बनता है, सीड का पार्ट्स ऑफ सीड का डायग्राम हो गया, एंड पार्ट्स ऑफ सीड की अगर हम बात करें तो कौन सा पार्ट क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। मूविंग टू नेक्स्ट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से बेटा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इट इज सच अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्लांट के बाद अगर हम बात करें ह्यूमन की, तो बेटा ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम्स हो गए, मेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन सभी के प्रॉपर लेबलिंग्स हमको आनी चाहिए, हर पार्ट का हमें फंक्शन पता होना चाहिए। मूविंग टू येट अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। 1 मार्क का क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। हमें सभी तरीके के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पता होने चाहिए। हमें एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के एग्जाम्पल पता होना चाहिए। ये एग्जाम में पूछे गए हैं, सैंपल पेपर में भी हैं, प्रैक्टिस पेपर में भी हैं, इंपॉर्टेंट है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आर एनवायरमेंट, बहुत ही इजी चैप्टर, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर, लगभग इससे 4 से 5 मार्क के क्वेश्चन पेपर में आएंगे। इस चैप्टर में बेटा इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम के टाइप्स क्या है, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या है, इवन मोर इंपॉर्टेंट 10% लॉ क्या है, एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है, ओजोन फॉर्मेशन कैसे होती है, फिर उसके बाद ओजोन की डिप्लीशन कैसे होती है। मूविंग टू नेक्स्ट, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल, उनके डिफरेंसेस, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको कैसे हमें कोप अप करना है, कैसे कंट्रोल करना है, डीकंपोजर्स का क्या रोल है, इस तरीके के क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आते हैं। फूड चेन्स बनाने के लिए आती हैं, एंड बायोमैग्निफिकेशन के क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं। मूविंग टू लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे ज्यादा भारी भरकम खतरनाक चैप्टर जो आप सभी बच्चों को लगता है, दैट इज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। अच्छी बात यह है कि एवोल्यूशन हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आ रहा है, आएगा सिर्फ हेरिडिटी। अब हेरिडिटी में बेटा आपको एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस बनाने आने चाहिए। एंड मेंडल ने क्यों पी प्लांट को चूज किया, उसने कौन से कैरेक्टर्स को स्टडी किया, डीएनए क्या है, जीन क्या है, क्रोमोसोम, क्रोमैटिन, अलील्स, इन सब की डेफिनेशंस आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो ये तो क्या थे बेटा, कुछ टॉपिक्स थे जो इन चैप्टर्स में से आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, आपको उनको कवर करके जाना ही जाना है, मल्टीपल टाइम्स उनकी प्रैक्टिस करनी है। नाउ कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, जो आपको याद रखने हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर साइंस एग्जाम, स्पेसिफिकली इन बायोलॉजी। सबसे पहले बेटा आपको फोकस करना है व्हाई हाउ बेस्ड क्वेश्चंस पे। तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन की बात बाद में करेंगे, पहले व्हाई एंड हाउ बेस्ड क्वेश्चंस। तो कोई इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाने हैं कि कोई चीज क्यों हो रही है ना, व्हाई बेस्ड क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि किसी भी फूड चेन में 4 से 5 ट्रॉफिक लेवल्स ही क्यों होते हैं, या फिर आर्टरीज की जो वॉल्स हैं वो थिक क्यों होती हैं, या फिर अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल हार्ट के अंदर वॉल्स क्यों प्रेजेंट होते हैं, व्हाई। आपको व्हाई बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करके जानी है, क्योंकि आपको असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन में मदद करेंगे ही करेंगे, एज वेल एज ये आपको जो हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है वहां पे भी आपको मदद करने वाले हैं। हाउ बेस्ड क्वेश्चंस, फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई मैकेनिज्म पूछ लिया जाएगा, वर्किंग ऑफ हार्ट क्या है, या फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कैसे होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होती हैं, हाउ बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एंड एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, एक्टिविटीज बेटा हमने डिस्कस कर ली है, तो एक्टिविटी के बेसिस पे आपको कोई डायग्राम दे दिया जाएगा, उसके बेसिस पे आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, तो इन तरीके के क्वेश्चंस का आपको जरूर करके जाना है। नेक्स्ट इज डायग्राम्स एंड लेबलिंग्स। हो सकता है डायग्राम आपको बनाने के लिए आ जाए, डायग्राम अगर बनाने के लिए नहीं आता तो ऑलरेडी डायग्राम बना होगा, आपको उसको लेबल करना होगा, लेबल पार्ट के फंक्शंस बताने होंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। ह्यूमन हार्ट हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड नेफ्रॉन का डायग्राम हो गया, एंड प्लांट के अंदर जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं उसका डायग्राम, ब्रेन का डायग्राम, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेरिडिटी के क्रॉसेस हो गए, मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड क्रॉस, वो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। उसके अलावा बेटा आर एनवायरमेंट में पढ़ी है जो हमने फूड चेन्स,
वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एंड फ्लो चार्ट्स, जैसे कि बेटा रिफ्लेक्स आर्क का आपको फ्लो चार्ट बनाने के लिए पूछा जाएगा तो वो आपको आना चाहिए। एग्जाम्पल्स, बायोलॉजी इनकम्प्लीट है भाई, एग्जाम्पल के अलावा आपसे कोई डिफरेंस बिटवीन पूछ लिया, एग्जाम्पल नहीं भी पूछा है तो भी लिखकर आना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपको आने ही आने चाहिए। लास्ट, आंसर शीट प्रेजेंटेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अपनी आंसर शीट में बेटा आपको प्रॉपर गैप्स देने हैं, लेफ्ट एंड राइट मार्जिन छोड़ना है, 2 क्वेश्चंस के बीच में आपको मार्जिन छोड़ने हैं। डायग्राम स्पेसिफिकली आपको एक प्रॉपर फुल पेज पे बनाने की कोशिश करनी है, डायग्राम को प्रॉपर लेबलिंग करनी है, कोशिश करिए लेबलिंग सारी एक ही तरफ हो। किस चीज का डायग्राम है नीचे आपको उसका कैप्शन जरूर डालना है, जैसे अपनी इंस्टाग्राम की फोटोज पे डालते हो। अपने डायग्राम को बॉक्स में क्या करना है, आपको डाल के आना है। एंड प्लीज ड्रॉ योर डायग्राम्स विद पेंसिल, नॉट विद पेन, आधा मार्क्स कट जाएगा पेपर में। ये कुछ क्या है बेटा, आपको बायोलॉजी के प्रेजेंटेशन में आपको ध्यान रखना है। डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चंस आएंगे तो उनको टेबल बना के ही क्या करना है, उनको अटेम्प्ट करना है। हर क्वेश्चन के बीच में 2-3 लाइन छोड़नी है, मैंने आपको ये बता दिया है। अब क्या करना है, अब बेटा अपने आप के ऊपर विश्वास रखना है। अपने आप के ऊपर विश्वास रखोगे, खुद को काम एंड कंपोज रखोगे, अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। अभी का टाइम है बेटा मेहनत का, अभी की मेहनत आपको बाद में बहुत काम आने वाली है। बाद में बेटा बहुत टाइम मिलेगा गेम्स खेलने का, रेस्ट करने का, घूमने फिरने का। इट्स लाइक नाउ और नेवर। तो अभी का आपका टाइम है, आपको हर मैदान फतेह करना है अपनी लाइफ का। और अभी आपकी लाइफ आपसे क्या मांग रही है, टाइम। टाइम दो बेटा अपनी पढ़ाई को, अपने आप को टाइम दो, अपनी तैयारी पे फोकस करो and everything is going to fall in your place. So good luck for your exams. You have worked very hard for this exam, so give your best effort, right? हो सकता है पेपर में आपको ऐसा लगे कि यार ये मुझे नहीं आता है, तो बेटा उस क्वेश्चन को छोड़ने की बजाय जो भी रिलेटेड बातें आपको याद आ रही हो वो लिख देना। बाकी मेहनत करना हमारा काम है, बाकी सब ऊपर वाले के भरोसे, right? Now we will meet in the next session. Till then, take care of yourself, keep smiling, bye bye, all the best.